अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाद जो और सेल ऑर्गेनेल्स जो आपके बुक में दिए गए हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ने हैं इनके इन सेल ऑर्गेनेल्स के नाम पढ़ने हैं और उनके फंक्शंस पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उसके बाद आपको पढ़ना है क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपैरेटस और लाइसोसोम्स पढ़ने हैं। ये हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम किसको हम कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये एक ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है एंडो का मतलब है इनसाइड और विद इन, और प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, और रेटिक्यूलम की जो मीनिंग है लिटिल नेट और नेटवर्क। यानी हम ये कह सकते हैं जो एंडोप्लाज्मिक की जो लिटरली मीनिंग है वो है लिटिल नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म। यानी एक जाल जैसा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। यानी एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या एक साइटोप्लाज्म में जो नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम एक सेल को लेते हैं, ये है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है साइटोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर या न्यूक्लियस के एडजेसेंट एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है या एक मेम्ब्रेन नेटवर्क होता है, उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होता है ये कंटिन्यूअस होता है विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो कंटिन्यूअस होता है, यानी एक दूसरे के साथ मिलता जुलता है। और जो ये न्यूक्लियस और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ये बना होता है मेम्ब्रेनस सेक्स और मेम्ब्रेनस ट्यूब्स का, यानी ट्यूब्स और सेक्स का बना होता है। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ये मेम्ब्रेनस सेक्स का बना होता है या मेम्ब्रेनस बेग्स का होना, यानी बेग लाइक स्ट्रक्चर्स का बना होता है, और ट्यूब्स का बना होता है। और इन मेम्ब्रेनस ट्यूब्स और मेम्ब्रेनस सेक्स को हम कहते हैं सिस्टर्ना। अब जो ये सिस्टर्ने होते हैं, सिस्टर्ने को हम कहते हैं फ्लूइड रिजर्वायर। हम इनको इसलिए सिस्टर्ने कहते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लूइड्स मौजूद होते हैं। जिस तरह हमारे पास जो वाटर सप्लाई होती है वहाँ पर वाटर टैंक्स होते हैं, तो वो वाटर टैंक्स वाटर स्टोर करते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर रिजर्वायर। इसी तरह हमारे बॉडी में या जो सेल्स होते हैं उनमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी बना होता है मेम्ब्रेनस सेक्स और ट्यूब्स का, और वो जो ट्यूब्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सिस्टर्ना। यानी इन मेम्ब्रेनस सेक्स और ट्यूब्स को हम कहते हैं सिस्टर्ना। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो कैविटी मौजूद होती है उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमन या कैविटी। यानी उसके अंदर जो कैविटी होती है उसको कहते हैं हम ईआर ल्यूमन या ईआर कैविटी। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह के होते हैं। अब जो ये दो तरह के होते हैं किस ऑन द बेस ऑफ व्हाट, ऑन द बेस ऑफ देयर अपीयरेंस। यानी अपीयरेंस की बुनियाद पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये दो तरह के होते हैं। एक तो है स्मूथ ईआर और दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते, यानी जो इसकी सरफेस होती है वो स्मूथ होती है क्योंकि उसके ऊपर कोई चीज प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो हमें स्मूथ नजर आती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो दूसरा है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसकी जो अपीयरेंस होती है या उसकी जो सरफेस होती है वो रफ नजर आती है। रफ इसलिए नजर आती है क्योंकि उसकी सरफेस के ऊपर कुछ बीड्स जैसे होते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, और उन अटैच्ड राइबोसोम्स की वजह से उनकी जो सरफेस होती है वो रफ नजर आती है, इसीलिए हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और हमें पता है जो राइबोसोम्स होते हैं ये मदद देते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। इसका सीधा सा मतलब है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मदद देता है इन प्रोटीन सिंथेसिस में, और जो स्मूथ ईआर होता है ये मदद देता है हमें लिपिड सिंथेसिस में, यानी जो फैट्स वगैरह होते हैं वो बनते हैं स्मूथ ईआर से।
इसके बाद जो फंक्शन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो ये होती है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में या मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस में मदद देती है। यानी जो हमारे सेल्स में जो मेम्ब्रेन्स बनते हैं वो बनते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्योंकि हमें पता है जो ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या कोई और मेम्ब्रेन हो, उसको बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो होती है लिपिड्स की और दूसरी है प्रोटीन्स की। हमें पता है जो लिपिड्स होते हैं वो बनते हैं स्मूथ ईआर से, एक कंपोनेंट कंप्लीट हुआ, और जो दूसरा है प्रोटीन वाला कंपोनेंट वो आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, क्योंकि वह वहाँ पर मौजूद होता है राइबोसोम्स। तो इस लिहाज से जो मेम्ब्रेन्स बनते हैं वो बनते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। यानी ड्रग्स जो होते हैं, ये जो मेडिसिन्स होते हैं या पॉइजनस होते हैं या ड्रग्स होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई यानी उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है या हार्मफुलनेस होती है उसको कंट्रोल करना, यानी उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना। तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। यानी जो ड्रग्स वगैरह होते हैं या पॉइजनस वगैरह होते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करना या डिग्रेडेट करना, तो उसमें भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। इसके बाद एक और फंक्शन होती है वो है सेल सिक्रीशन में। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मदद देता है सेल सिक्रीशन में। यानी कोई सेल कोई म्यूकस सिक्रीट करता है या डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है या हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो उन सेल्स में भी एंडोप्लाज्मिक का रोल होता है। यानी जो सेल सिक्रीट करते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पर एंडोप्लाज्मिक का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एक और फंक्शन होते हैं इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स, और जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है, वो कैल्शियम स्टोर करता है। यानी हमारे मसल सेल्स में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो स्टोर करता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम स्टोर होता है हमारी मसल सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसके बाद एक और जो सेल ऑर्गेनीज है जो आपके बुक में जो आपको पढ़ना है वो है गोल्गी एपैरेटस। गोल्गी एपैरेटस को हम दूसरा नाम देते हैं पोस्टमैन ऑफ द सेल। यानी जिस तरह जो पोस्टमैन होता है हमारे पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स को रिसीव करता है और लेटर्स को डिस्पैच करता है या अपनी जगहों तक यानी अपने डेस्टिनेशंस तक पहुंचा देता है, तो इसी तरह जो गोल्गी एपैरेटस भी होता है इसका काम भी पोस्टमैन की तरह ही होता है। अब जो ये गोल्गी एपैरेटस होता है ये होता है प्रेजेंट एडजेसेंट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड में ही ये प्रेजेंट होता है। और जो ये गोल्गी एपैरेटस होता है ये बना होता है फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स का, यानी जो फ्लैट मेम्ब्रेन्स होते हैं उन्हीं का बना होता है। यानी फ्लैट होते हैं या एक तो ये फ्लैट होते हैं यानी ये राउंड वगैरह नहीं होते, फ्लैट होते हैं, और दूसरा ये मेम्ब्रेनस सेक्स का बना होता है यानी मेम्ब्रेनस बेग्स का बना होता है, जिनको हम कहते हैं सिस्टर्ना। यानी ये गोल्गी एपैरेटस भी बना होता है सिस्टर्ना का, यानी फ्लूइड रिजर्वायर्स का बना होता है। यानी जो इसमें मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, तो उनको हम कहते हैं सिस्टर्ना। अब जो ये सिस्टर्ना होता है इनके सब गोल्गी एपैरेटस ये एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड होते हैं या पाइलेड अप होते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर होते हैं। जिस तरह हम मेटल कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर पाइलेड अप करते हैं, तो वहाँ इसी तरह इनमें भी जो सिस्टर्ने होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड होते हैं। लेकिन जो ये सिस्टर्ने होता है इन केस ऑफ गोल्गी एपैरेटस उसके दो फेसेस होते हैं, यानी उसके दो साइड्स होते हैं। एक साइड होता है सिस फेस और दूसरा होता है ट्रांस फेस। अब जो सिस फेस होता है वो उसकी जो फंक्शन होती है वो रिसीव करता है किसी भी पार्टिकल को या किसी भी सब्सटेंस को, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज़ निकलती है उसको रिसीव करने में मदद देता है हमारा सिस फेस। यानी गोल्गी एपैरेटस का जो सिस फेस होता है वो रिसीविंग के लिए स्पेसिफाइड होता है, और जो ट्रांसफेस होता है वो डिस्पैचिंग के लिए या किसी चीज़ को ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसिफाइड होता है। इस तरह से हमने पढ़ा है जो गोल्गी एपैरेटस होता है ये भी बना होता है मेम्ब्रेनस सेक्स का, जो जिनको हम सिस्टर्ना कहते हैं, और वो सिस्टर्ना एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फंक्शंस।
गोल्गी apparatus के फंक्शंस। गोल्गी apparatus की जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले जो इसकी फंक्शन होती है वो रिसीविंग होती है, यानी किसी चीज़ को रिसीव करना, और सॉर्टिंग यानी उसको ठीक से रखना, यानी अच्छी तरह से ऑर्डर में रखना है। मॉडिफाइंग, ये तीसरी प्रॉपर्टी होती है मॉडिफाई। अगर उस चीज़ में कोई चेंज लानी है तो उसको हम कहते हैं मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई करना। और इसके बाद है डिस्पैचिंग। मॉडिफाई करने के बाद जब उसमें कोई नेसेसरी चेंज लानी ज़रूरी होती है तो उसको जब चेंज करता है गोल्गी apparatus, और उसके बाद उसको किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन तक पहुंचा देना है, यानी किसी सेल ऑर्गेनेली तक पहुंचा देना है या किसी और ऑर्गन तक पहुंचा देना है। तो उसके बाद ये जो गोल्गी apparatus होता है ये उसको डिस्पैच करता है, यानी उसको ट्रांसपोर्ट करता है किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक जहां पर इसको जाना है। इसीलिए हम इसको कहते हैं पोस्टमैन ऑफ अ सेल, क्योंकि ये रिसीव करता है, किसी चीज़ को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद ये उसको ऑर्डर में रखता है। अगर इसमें कोई नेसेसरी चेंज लानी है तो उसको मॉडिफाई करता है, और उसके बाद उसको डिस्पैच करता है या उसको ट्रांसफ़र करता है टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, यानी जहाँ पर उसको जाना है वहाँ पर उसको पहुँचा देता है। और कभी कभी क्या होता है, ये जो गोल्गी apparatus होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद देता है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस गोल्गी apparatus में भी होता है, लेकिन कभी कभी होता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। इसके बाद जो सेल सिक्रीशन होते हैं, सेल सिक्रीशन में भी गोल्गी apparatus का रोल होता है। और इसके बाद जो चौथी फंक्शन होती है वो ये होती है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, यानी जो लाइसोसोम्स होते हैं एक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम गोल्गी apparatus से। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो होती है गोल्गी apparatus की, वो ये होती है जो मेल गमीट्स होते हैं या मेल स्पर्म सेल्स होती है, उनके ऊपर जो स्पर्म हेड होता है या एक्रोसोम होता है वो बनता है फ्रॉम गोल्गी apparatus से, यानी जो एक्रोसोम होता है एक स्पर्म का तो वो बनता है फ्रॉम गोल्गी apparatus से। इसके बाद जो एक और सेल ऑर्गेनिज्म है वो है लाइसोसोम्स, यानी लाइसोसोम्स किनको हम कहते हैं, लाइसोसोम्स को हम दूसरा नाम देते हैं सुसाइड बैग्स। किनको हम सुसाइड बैग्स कहते हैं, इसको हम सुसाइड बैग्स क्यों नाम देते हैं। अब जो ये लाइसोसोम्स होते हैं हमने पहले ही पढ़ा है, ये बनते हैं फ्रॉम गोल्गी apparatus से बनते हैं। अब जो ये लाइसोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन सेक्स होते हैं या मेम्ब्रेन बैग्स होते हैं, यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते जो कंटेन करते, यानी जिनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद होते या डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते। यानी जो लाइसोसोम्स होते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते या डाइजेस्टिव जूसेस मौजूद होते हैं। अब जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स। इनको हम सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि सुसाइड का मतलब होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, यानी खुद को खत्म कर देना। अब इनको हम सुसाइड बैग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कभी लाइसोसोम्स एक सेल के अंदर फट जाते, यानी उनकी जो सेल कंटेंट्स यानी लाइसोसोमल कंटेंट्स होते हैं, यानी डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो लीक आउट होते हैं इनटू साइटोप्लाज्म। तो उनका जो काम होता है वो होता है डाइजेशन, यानी वो किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो एक सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं या एक सेल साइटोप्लाज्म में दाखिल होते या लीक होते हैं तो वहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन करते हैं, यानी उस साइटोप्लाज्म में जो कंटेंट्स होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको वो डाइजेस्ट करेंगे या उनको डिस्ट्रक्ट करेंगे। तो उससे क्या होते हैं, उसको हम कहते हैं ऑटोलिसिस, यानी वो खुद ही उसको खत्म कर देती है। इस तरह से हम उसको कहते हैं सुसाइड करना, यानी खुद ही सेल को खत्म कर देता, यानी खुद ही खुद को खत्म कर देता है। इस तरह से जो लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स, क्योंकि अगर ये खुदा न खास्ता फट जाएंगे जो इनमें जो डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं वो एक सेल को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं या एक सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उस जिसको हम कहते हैं ऑटोलिसिस, इसलिए हम इसको कहते हैं सुसाइड। इसके बाद जो फंक्शंस होते हैं लाइसोसोम्स की वो ये होते हैं, ये मदद देते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो न्यूट्रिशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके बाद जो डाइजेशन होती है उन फूड मॉलिक्यूल्स की वो होती है इन लाइसोसोम्स में, क्योंकि लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं।
तो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन जो होते हैं इन केस ऑफ मनी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, तो वो होते हैं इन लाइसोसोम्स में वो होती है। और जो हमारे पास जो मैक्रोफाजेस होते हैं उनमें भी जो डाइजेशन होती है इंट्रासेल्यूलर होती है, वो भी होते हैं इन लाइसोसोम्स। और इसके बाद जो इसकी जो फंक्शन होती है, एक और फंक्शन होती है, वो है ऑटोफेजी, यानी खुद ही सेल को खा जाना, यानी ऑटोफेजी यानी ऑटो यानी सेल्फ फेजी का मतलब होता है सेल्फ एनगल्फिंग, यानी खुद ही यानी सेल्फ ईटिंग, यानी खुद ही सेल को खा जाना। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है हमारी सेल्स के अंदर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग। अगर हमारी सेल्स में कोई सेल ऑर्गेनेलिज खराब हो जाता है, यानी उसमें कोई बीमारी लग जाती है, तो उसके बाद जो अगर वो ठीक नहीं हो सकता है, तो उसके बाद उसके लिए डस्टबिन का काम करती है लाइसोसोम्स उसको खत्म करती है, यानी उसको खा जाती है और उसको डिस्ट्रक्ट करती है। जब वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है तो उसके बाद एक सेल नया सेल ऑर्गेनेलिज बना सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी एक सेल में खत्म हो जाती है, यानी ऑटोफेजी खत्म हो जाती, तब जाकर एक सेल में कैंसर होने का खतरा रहता है। तो इन्हीं की वजह से हमारे सेल्स में जो कैंसर पैदा होता है वो यही होता है, यानी वहाँ पर ऑटोफेजी नहीं होती, यानी एक सेल में अगर कोई खराबी पैदा हो जाती है, अगर उस खराबी को ठीक नहीं किया जाता है, तब जाकर एक कैंसर पैदा हो सकता है। तो इसके बाद है ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का मतलब होता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ये भी सेम मीनिंग है। अगर एक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेलिज खराब हो जाता है तो उसको जरूरी है उसको खत्म कर देना है, तो वो उसको जो चीज खत्म कर देती है वो है लाइसोसोम। या हम ये भी कह सकते हैं जो ऑटोफेजी और ऑटोलिसिस होती है ये हमें बचाती है फ्रॉम कैंसर, यानी कैंसर से बचने के लिए जो हमारे पास जो हमारे सेल्स में जो चीज मौजूद होती है वो होती है लाइसोसोम्स टू सम एक्सटेंट। इसके बाद एक और सेल ऑर्गेनेलिज है जो आपके बुक में दिया गया है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। हम आगे जाकर पढ़ेंगे पावर हाउस ऑफ अ सेल क्यों कहते हैं हम एक माइटोकॉन्ड्रिया को। सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक प्लूरल वर्ड है, जो सिंगुलर है उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन और बहुत सारे को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये बना होता है डबल मेम्ब्रेन का, यानी डबल मेम्ब्रेन का बना होता है। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन होता है लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसकी फोल्डिंग्स होते हैं, यानी उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं क्रिस्टिए। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बना होता है डबल मेम्ब्रेन का, और जो डबल मेम्ब्रेन में जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो बना होता है उसकी फोल्डिंग्स होते हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिस्टी। फॉर एग्जांपल अगर ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड या मैट्रिक्स मौजूद होता है, या फ्लूइड या सेप अंदर मौजूद होता है, या जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी होती है वो कैविटी फिल्ड होते हैं विद फ्लूइड्स, और उस फ्लूइड को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और जो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है इसमें प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो सर्कुलर होता है, इसमें प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और इसके में प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो एक माइटोकॉन्ड्रिया को खुद ही जरूरत होती है। लेकिन जो एक क्रिस्टी होती है, यानी जो इनर फोल्डिंग्स होती है एक इनर माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको हम कहते हैं क्रिस्टी, तो इसके ऊपर बीड्स लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी इसके ऊपर ग्रेन्यूल्स जैसे होते हैं या इसके ऊपर बीड्स जैसे होते हैं, और उन बीड्स को हम कहते हैं एटीपी सिंथेस या एटीपी सिंथेस कम्प्लेक्स या FOF1 कम्प्लेक्स।
अब जो ये FOF1 कम्प्लेक्स या ATP सिंथेस होता है, ये ATP प्रोडक्शन करने में मदद देता है। यानी एक सेल में जो यानी एक माइटोकॉन्ड्रिया में जो ATP बनता है वो बनता है ड्यू टू ATP सिंथेसिस या ATP सिंथेस से बनता है। यानी ये मदद देता है हमें ATP बनाने में। ATP को हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP को हम एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल कहते हैं। यानी एक सेल जो भी एनर्जी यूज करती है वो यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, या एक सेल जो भी एनर्जी बनाती है वो बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। या जिस तरह हम ये भी कह सकते हैं, जिस तरह हमारी इंडिया की जो करेंसी है वो रुपया है। यानी अगर कोई भी चीज आपको खरीदना है या बेचना है वो आप बेच सकते हो इन रुपीज। अगर आपके पास डॉलर्स वगैरह होगी तब जाकर आप किसी चीज को यहाँ पर नहीं खरीद सकते। अगर आपको वो चीज खरीदना है तब जाकर आप उसको यानी उस डॉलर को कन्वर्ट करना है पहले इंडियन स्टैंडर्ड में, यानी इंडियन करेंसी में आपको कन्वर्ट करना है। यानी डॉलर को पहले रुपयों में कन्वर्ट करना है और रुपयों के बाद आप इसको खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसी तरह जो सेल्स होते हैं, सेल्स भी यूज करते हैं ATP को, और सेल्स ATP ही बनाते हैं। अगर आप कोई भी सेल में कोई भी एनर्जी और किस्म की एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो वो उस एनर्जी को पहले कन्वर्ट करते हैं इनटू ATP, या एक सेल को जो भी एनर्जी ज़रूरत पड़ती है वो यूज़ करती है ATP को। इसीलिए हम इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल। और जो एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल ये बनती है इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्योंकि जो एक सेल को जो ज़रूरत होती है एनर्जी, यानी जो एनर्जी ज़रूरत होती है वो आती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। यानी जो एक सेल काम कर सकती है ड्यू टू एनर्जी, वो एनर्जी आती है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया से। और जो इसकी जो फंक्शन है, एक तो ये मदद देता है हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, और जो इसकी जो दूसरी फंक्शन होती है वो ATP प्रोडक्शन में ये मदद देता है। इसके बाद जो आखिरी जो सेल ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यूजुअली प्रेजेंट या मोस्टली प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता, ये खाली प्लांट सेल्स में मौजूद होता है। और जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी बना होता है डबल मेम्ब्रेन सिस्टम का। इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, और एक इनर मेम्ब्रेन होता है, और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इन मेम्ब्रेन्स के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पर मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं। यानी मेम्ब्रेनस सेक्स होते हैं जो फ्लैट मेम्ब्रेनस होते हैं, यानी फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स मौजूद होते हैं, या क्लोरोप्लास्ट बना होता है फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स का, जिनको हम कहते हैं थैलाकॉइड्स। यानी क्लोरोप्लास्ट बना होता है थैलाकॉइड्स का। जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो होते हैं फ्लैट मेम्ब्रेनस सेक्स। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी जगह एक क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकॉइड्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड होते हैं या पाइलेट अप होते हैं, तो उस जगह को हम कहते हैं ग्रेनम। यानी वो जगह जहाँ पर थैलाकॉइड्स एक दूसरे के ऊपर स्टेक्ड होते हैं उसको हम कहते हैं ग्रेनम। और ग्रेनम के बाहर और जो ग्रेनम होते हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ग्रेनम के बाहर जो फ्लूइड या मैट्रिक्स मौजूद होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। यानी इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। अब जो स्ट्रोमा होता है इसमें एक तो क्लोरोप्लास्ट का जो अपना DNA होता है वो प्रेजेंट होता है, इसके अपने राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अपने एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं इन क्लोरोप्लास्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर यानी थैलाकॉइड्स के अंदर एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट मौजूद होता है। और जो वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन थैलाकॉइड्स।
अब जो ये क्लोरोफिल होता है ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी एबिलिटी होती है, इसकी कैपेबिलिटी होती है, ये सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है और ट्रैप करने के बाद ये उसको कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। या ये हम ये कह सकते हैं क्लोरोफिल का जो काम होता है ये फोटोसिंथेसिस में मदद देता है। और जो दूसरी फंक्शन होती है इसकी वो ये होती है ये जो ग्रीन कलर होता है इन प्लांट्स में तो वो आता है ड्यू टू क्लोरोफिल की वजह से। यानी क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन नजर आते हैं। और जो दूसरी एबिलिटी होती है प्लांट्स की वो ये होती है फोटोसिंथेसिस दिखाते हैं प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। इसके बाद जो फंक्शंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट की वो ये होती है, पहली होती है हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस करने में मदद देता है क्लोरोप्लास्ट। और जो दूसरी फंक्शन ये होती है ये जो ग्रीन कलर होता है प्रेजेंट इन प्लांट्स वो भी आता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट की ही वजह से आता है। तो इस तरह से जो सेल ऑर्गेनेल्स आपके बुक में दिए गए थे वो आपके कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद एक और जो चीज मौजूद होते हैं इन सेल्स में वो है वैक्यूल्स। अब जो वैक्यूल्स होते हैं ये यूजुअली होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बनते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी apparatus से ये बनते हैं। अब जो ये वैक्यूल्स होते हैं इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट, यानी किसी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देते हैं। और ये किसी सब्सटेंस को या किसी कंपाउंड को या किसी मटेरियल को ये स्टोर करते हैं। यानी इनकी जो फंक्शन होती है वो ये होती है, एक तो ये ट्रांसपोर्ट करने में मदद देते हैं और दूसरी किसी चीज़ को स्टोर करने में ये मदद देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर एक वैक्यूल है, वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और इस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में कोई भी चीज़ प्रेजेंट हो सकती है, चाहे वो कोई मटेरियल हो, चाहे कोई सेल ऑर्गेनेल्स हो या कोई और चीज हो, तो उसको हम कहते हैं वैक्यूल यानी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब जो ये वैक्यूल्स होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, एक तो होता है फूड वैक्यूल और दूसरा है कंट्रक्टाइल वैक्यूल और तीसरा है सेंट्रल वैक्यूल। अब जो इस फूड वैक्यूल और कंट्रक्टाइल वैक्यूल होता है ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल सेल्स में, और जो सेंट्रल वैक्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है खाली प्लांट सेल्स में। फूड वैक्यूल तब बनता है जब एक सेल फेगोसाइटोसिस करती है, यानी कोई सॉलिड फूड एनगल्फ करती है और उस सॉलिड फूड पार्टिकल को वो कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या किसी मेम्ब्रेन के में उसको बाउंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। यूजुअली जो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स होते हैं वो फूड वैक्यूल्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसको हम कंट्रैक्टाइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंट्रैक्ट करता है, यानी जो फ्रेश एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या फ्रेश एक्वेटिक यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें एक ऑर्गेनेल होता है या वैक्यूल होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब जो एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है उसमें एक खासियत होती है, जो एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट होता है इन यूनिसेलुलर एनिमल्स में, तो वो उस एक्सेसिव वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको वो एक्सपेल करते हैं फ्रॉम द सेल, यानी इनटू आउटसाइड ऑफ द सेल, यानी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उसको ये खारिज करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सेल होती है उसमें वाटर की मेंटेनेंस रहती है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन बरकरार रहती है। अगर उसमें वाटर की मकदार या वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती तो सेल का साइज बढ़ जाता है, या सेल फट भी सकती है, या सेल रप्चर भी हो सकती है, तो उसकी वजह से वो एनिमल भी ख़त्म हो सकता है। इसीलिए उनको बचाने के लिए उनके पास एक टूल होता है, उसको हम कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैक्यूल होता है वो होता है इन केस ऑफ प्लांट सेल्स में, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। यानी सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल के बाहर एक सेल वॉल मौजूद होता है और सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है प्लांट सेल्स में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है। और जो सेंट्रल वैक्यूल होता है इसमें जो कंटेंट्स मौजूद होते हैं, यानी इसमें जो फ्लूइड मौजूद होता है, यानी एक्सेसिव वाटर मौजूद होता है, इसमें जो आयन्स या इसमें जो मिनरल्स मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं सेल शेप। यानी प्लांट सेल का जो सेल शेप होता है वो प्रेजेंट होता है इन सेंट्रल वैक्यूल। और जो ये सेंट्रल वैक्यूल
एक सेल की ग्रोथ के साथ साथ बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, जो सेंटर में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो इसको पुश करता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, यानी इसको ये धकेल देता है सेंटर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। इसलिए हम इसको कहते हैं प्लांट सेल्स में जो ये होता है न्यूक्लियस, वो होता है एसेंट्रिक, क्योंकि वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जब सेंट्रल वैक्यूल का जो साइज होता है बढ़ जाता है, तो तब जाकर वो न्यूक्लियस को धकेल देता है टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। और इसके बाद जो वैक्यूल्स की जो फंक्शंस होते हैं वो ये होती है, ये प्लांट सेल्स को ग्रो करने में मदद देते हैं और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स में मदद देते हैं, यानी एक सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देते हैं ये वैक्यूल्स। और जो स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, और तीसरी प्रॉपर्टी होती है, ये फूड को स्टोर कर सकते हैं, या किसी और मिनरल को या किसी और फ्लूइड को ये स्टोर कर सकते हैं। इनमें ये खासियत होती है, ये किसी सब्सटेंस को स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये ऑस्मोल रेगुलेशन का या वाटर बैलेंस का काम करते हैं, यानी उनमें जो वाटर बैलेंस होते हैं वो ड्यू टू होते हैं वैक्यूल्स से, जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस तरह से ये आपके जो सेल ऑर्गेनेलीज है जो आपके बुक में दिए गए थे, तो वो आपके कंप्लीट हुए हैं। तो इसके बाद आपको पढ़ना है एक तो सेल डाइवर्सिटी, और दूसरा आपको पढ़ना है डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, वो आप पढ़ोगे। और उसके बाद हम करेंगे जो बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पढ़ेंगे। थैंक यू।